चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन अर्थात विलयन। विलयन, तो हम लोग यहाँ पर विलयन में वैसे विलयन को पढ़ते हैं जो ट्रू होते हैं, जो वास्तविक विलयन होते हैं। तो विलयन में हम लोग को पढ़ना है ट्रू विलयन को। ट्रू विलयन अर्थात वास्तविक विलयन को पढ़ते। तो वास्तविक विलयन जानेंगे कि क्या होता है। वास्तविक विलयन वो होता है यानी कि जो विलयन के जो कंपोनेंट होते हैं वो पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे में शरबत है, शरबत में यानी जो चीनी होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या रहता है, डिजॉल्व हो गया रहता है, अर्थात वो पूर्णतः उसमें मिला हुआ रहता है। तो उसे हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। तो हम लोग वास्तविक विलयन के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो होमोजोनियस होते हैं। तब यहाँ पर सॉल्यूशन में लेते हैं तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो होते हैं सॉल्यूट होते हैं, जिसे हम लोग विलेय बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है सॉल्वेंट, जिसे हम लोग विलायक बोलते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से बनता है सॉल्यूशन, अर्थात विलेय प्लस विलायक के मिलने से बनेगा हमारा विलयन। तो यहाँ पर विलय देखेंगे तो विलय होता है जिसकी मात्रा कम हो, इसका जो है क्वांटिटी कम होता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय बोलते हैं, अर्थात ये विलयन में घुल जाएगा पूर्ण रूप से। और ये जो विलायक है इसकी मात्रा अधिक होगी, इसकी मात्रा अधिक होगी, इसकी क्वांटिटी अधिक होगी, अर्थात ये विलयन में विलय को अपने अंदर पूर्ण रूप से घुला लेगा। ये विलयन में ये विलायक जो होता है विलयन में घुलाने का काम करता है, और ये विलय जो होता है विलायक में घुल जाएगा, अर्थात इसकी मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। और जब दोनों का समान अनुपात में जब मिश्रण करते हैं तब हमारा बनता है विलयन। अब यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं शरबत को, लेते हैं जब शरबत का यानी चीनी और पानी का जब मिश्रण करते हैं तो यहाँ पर चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी का मिश्रण करते हैं तो हमारा बनता है शरबत बनता है। तो चीनी की मात्रा हम लोग कम रखते हैं, यानी चीनी पानी में घुल जाता है। तो चीनी पानी में घुल जाता है अर्थात इसकी मात्रा कम होती है तो पानी में घुल जाता है, अर्थात चीनी की मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा कम होती है। तो ये हमारा विलय कहलाएगा, ये हमारा विलय होगा। और पानी इसकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये चीनी को अपने अंदर घुला लेता है तो इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये हमारा कहलाएगा विलायक, विलायक। और ये जो शरबत है चीनी और पानी के मिलाने के बाद जो दोनों शरबत बनता है तो ये शरबत हमारा कहलाएगा विलयन, ये शरबत हमारा कहलाया विलयन। अर्थात विलयन की परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, विलय और विलायक को जब समान अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा विलयन बनता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसमें उन टर्म्स को देख लेते हैं जो इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सन्ट्रेशन टर्म, जिसको हम लोग सांद्रता पद बोलते हैं, जिसको हम लोग सांद्रता पद बोलते हैं। ये सांद्रता पद कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं।
कंसंट्रेशन टर्म सांद्रता पद को, मगर फिर से इसमें हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और जो दूसरा में हम लोग को पढ़ना है, जैसे कंसंट्रेशन में जैसे हम लोग को पढ़ना है जैसे मोलरता, मूलता, ये सब हो गया, मोल फ्रैक्शन, ये सबको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ेंगे। अब जो दूसरा है, दूसरा आता है हम लोग का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पढ़ना है। वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब या वाष्पन दाब भी बोलते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है, वाष्प दाब। वाष्प दाब के अंतर्गत हम लोगों को दो नियम पढ़ना है, एक पढ़ना है हेनरी नियम और दूसरा पढ़ना है राउल्ट नियम। राउल्ट नियम, ये जो दोनों नियम है हमको वेपर प्रेशर के अंतर्गत पढ़ना है। और आगे जो 3 नंबर में है वो 3 नंबर, आगे जो 3 नंबर हम लोग को पढ़ना है वो 3 नंबर में है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म, तो अनुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हमारे लिए इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है, जिसको हम लोग RLVP बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है EBP, जिसको हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक का उन्नयन भी इसको बोलते हैं। और जो तीसरा होता है वो तीसरा होता है हम लोग का यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट DFP भी बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा होता है वो हम लोग का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो चौथा होता है वो हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोटेड करते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे, 4 पार्ट से पढ़ते हैं। एक RLVP, एक EBP, एक DFP, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। अब जो आगे है 4 नंबर में, अब हम लोग को 4 नंबर में है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग भांट या वांट भी बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर है, जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। वांट ऑफ गुणांक या गुणक भी बोलते हैं। तो सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट इसमें 2 है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बढ़िया से पढ़ना है और एक वांट ऑफ को बढ़िया से पढ़ना है। तो ये जो दोनों चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग का फर्स्ट टर्म था, उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म था कंसंट्रेशन टर्म को अब हम लोग पढ़ेंगे। अब जो अगला जो हम लोग का फर्स्ट वाला था हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि सांद्रता पद। तो कंसंट्रेशन टर्म सबसे पहले यहाँ पे जान लेंगे कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है। कंसंट्रेशन टर्म अर्थात सांद्रता पद। सांद्रता पद, तो यहाँ पे देखेंगे कि सांद्रता पद होता है क्या। तो सांद्रता पद होता है जो विलयन के आयतन के, तो यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन परिभाषा को लिख देते हैं। विलयन के आयतन के प्रति लीटर मात्रा या विलायक के प्रति केजी या विलायक के प्रति
या विलायक, इसको ऐसे लिख लेते हैं, विलायक प्रति केजी भार में घुलनशील विलय की मात्रा को, भार में घुलनशील विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सांद्रता जो है, सांद्रता के कंसंट्रेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक जो कंसंट्रेशन टर्म जो है सांद्रता पद जो है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ताप पर आधारित। टेम्परेचर डिपेंडेंट कर देते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होता है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर वॉल्यूम डिपेंड होता है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आता है मास जो होता है टेम्परेचर का, मास पे टेम्परेचर का कोई डिपेंड नहीं होता है। मास पे टेम्परेचर का कोई डिपेंड नहीं होता है, यानी कि गर्मी हो या ठंडी हो, यानी कि वजन किसी का घटता बढ़ता नहीं है। मगर टेम्परेचर यानी डिपेंड, यानी टेम्परेचर अगर घटेगा बढ़ेगा तो वॉल्यूम में परिवर्तित हो जाता है। मगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के प्रभाव से यानी मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी तब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। अब देख लेते हैं टेम्परेचर डिपेंड में कौन कौन से आता है। तो फर्स्ट जो होता है, एक नंबर में होता है वह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोग आयतन बाय आयतन प्रतिशत बोलते हैं। जिसको हम लोग आयतन बाय आयतन प्रतिशत बोलते हैं। और जो दूसरा जो होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत। और दूसरा जो होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, जिसको हम लोग द्रव्यमान या भार भी बोलते हैं। इसको द्रव्यमान बाय आयतन परसेंटेज। ये जो है यानी कि वॉल्यूम, जिसमें इसके भी नीचे वॉल्यूम है और इसके भी नीचे वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अर्थात जिसमें भी वॉल्यूम होगा वो सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर 3 नंबर में है, 3 नंबर में जो है वो होता है मोलारिटी। 3 नंबर में जो होता है वो होता है मोलारिटी, जिसको हम लोग एम से, बड़ा वाला एम से डिनोटेड करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग मोलारता भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग मोलारता बोलते हैं। ये भी जो है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड रहता है, इसमें भी वॉल्यूम होता है, जिसे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट में आता है। इसको हम लोग आगे जो है पूरा को बढ़िया से पढ़ेंगे। 4 में जो होता है वो होता है नॉर्मलिटी। 4 में जो है वो हमारे लिए नॉर्मलिटी है। 4 में जो है वो है नॉर्मलिटी है, जिसको हम लोग एन से डिनोटेड करते हैं, जिसको हम लोग सामान्यता बोलते हैं। उसको हम लोग सामान्यता बोलते हैं। और जो 5 में होता है पीपीएम। 5 में होता है वो होता है पीपीएम होता है, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम होता है पार्ट पर मिलियन होता है। तो इसमें ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है, एंड पीपीएम एक वेट बाय वॉल्यूम भी होता है। तो इसमें भी वॉल्यूम है और इसमें भी वॉल्यूम है। तो ये किस में है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में होता है। और एक तीसरा जो है वो होता है वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में होगा। तो ये सारे 5 टर्म हो गए जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट में होता है। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आ जाता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में अर्थात जिसमें मास होगा
जिसमें वेट होगा वो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन होगा। जैसे फर्स्ट में देखते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, जिसको हम लोग द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग एक्स से डिनोटेड करते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोटेड करते हैं। अब इसको हम लोग हिंदी में मोल अंश या मोल प्रभाज्य बोलते हैं। और जो तीसरा जो होता है वो होता है मोलालिटी। तीसरा जो होगा हमारा वो होता है मोलालिटी, जिसको स्मॉल एम से डिनोटेड करते हैं और इसको हिंदी में मूललता बोलते हैं, मूललता बोलते हैं। और वो चौथा जो होता है वो हमारा होता है ppm होता है, वेट बाई वेट। तो इतना जो है यानी कि सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म हो गया, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया और ये हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, जो टेम्परेचर के ऊपर आधारित नहीं होता है और ये जो होता है टेम्परेचर के ऊपर आधारित होता है। अगर आपस में इन दोनों को अगर चेंज करना हो, इंटर कन्वर्शन करना हो, अगर आपस में अगर चेंज करना हो, जैसे यहाँ पर मोलारिटी से अगर किसी का यानी मोलारिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये इस कॉलम से इस कॉलम में चेंज करना है, तो इसके बीच में एक नया टर्म आ जाता है डेंसिटी। इसके बीच में एक नया टर्म आ जाता है डेंसिटी आ जाता है। तो ये डेंसिटी एक नया टर्म आ जाता है। अगर यहाँ पे मोलारिटी दिया है, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसमें हम लोग का उसका डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर मोल फ्रैक्शन दिया है और अगर मोलालिटी निकालना है तो उसमें कोई टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही में है। मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसमें से अगर मोलारिटी में से मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसमें एक न्यू टर्म आ जाता है, डेंसिटी की हम लोग की आवश्यकता पड़ती है। या अगर मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलारिटी निकालना है, तो इसमें हम लोग को डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट में से अब इसको हम लोग एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था फर्स्ट नंबर, उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अर्थात ये था आयतन बाई आयतन परसेंटेज। तो आयतन बाई आयतन परसेंटेज को पढ़ते थे। इसमें जो ये ऊपर जो भी रहेगा, यानी कि ये ऊपर वाला जो भी रहता है वो सॉल्यूट अर्थात विलेय से संबंधित होता है। अर्थात ऊपर जो होगा वो विलेय से संबंधित होगा और नीचे जो होगा वह विलयन से संबंधित होगा, वह विलयन से संबंधित होगा। अर्थात ऊपर वाला जो होगा वह सॉल्यूट होगा, सॉलिड के लिए होगा, और नीचे जो होगा वह सॉल्यूशन के लिए होगा। तो ऊपर जो ये आयतन दिया है, ऊपर वाला जो आयतन है वह किससे रिलेटेड होगा? ऊपर वाला आयतन है तो ऊपर वाला जो आयतन है वह विलेय से संबंधित होगा, अर्थात विलेय का आयतन। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वाला विलेय का आयतन बटा, और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन ये जो होगा ml में होगा, और ये भी जो होगा हमारा ml में होगा, ml में होगा। तो यहाँ पर हो गया कि विलय का आयतन, विलयन का आयतन, अर्थात विलय का आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात को आयतन आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए होता है तो इंटू 100 परसेंटेज करते हैं।
प्रतिशत के लिए। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पर यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पर, यानी कि अगर मानना पड़े विलियन का आयतन, अर्थात इसके लिए तो विलियन के आयतन में विलिय का आयतन कितना घुला हुआ है उसको आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगर इसमें मानना पड़ जाए विलियन का आयतन, यदि कभी मानना हो जाए कि विलियन का आयतन कितना है, तो विलियन का आयतन मानने के लिए यहाँ पर हम लोग विलियन का आयतन हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अर्थात जितना यानी 100 पर परसेंटेज अर्थात 100 में से मानते हैं। अगर मानना पड़ जाए तो विलियन का मानना, तो यहाँ पे हमेशा मानने के लिए हम लोग विलियन का आयतन 100 ml लेते हैं, यानी 100 ml में कितना विलिय का आयतन घुला हुआ है उसको यहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं। यानी विलियन का आयतन जब भी कभी मानना पड़ जाए तो यहाँ पे विलियन का आयतन हम लोग कितना मानते हैं, 100 ml मानते हैं। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा था परसेंटेज वेट बाई वेट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में हो गया विलियन का आयतन में कितना विलिय का आयतन घुला हुआ है, उसकी मात्रा को, उसकी आयतन को हम लोग आयतन बाई आयतन परसेंटेज कहते हैं। ये द वॉल्यूम बाई वेट। वॉल्यूम बाई वेट तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई वेट के लिए हम लोग यानी भार और आयतन प्रतिशत के लिए, तो यहाँ पर भार आयतन परसेंटेज, भार या द्रव्यमान दोनों बात बराबर है। भार है यहाँ पे इसको हम लोग द्रव्यमान भी बोलेंगे। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों एक ही होता है। तब यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो भार किसके लिए होगा, विलिय के लिए होगा, सॉलिड के लिए होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, भार यानी विलिय का भार या द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो जाएगा विलिय का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान है तो ग्राम में होगा, तो ग्राम हो जाएगा बटा आयतन किसका, विलियन का, विलियन का आयतन बटा विलियन का आयतन। कौन चीज़ में, ml में, या इसको हम लोग लीटर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ml में लिए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग ml में ही ले लेते हैं, ml, ठीक है। और परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम लोग 100% कर देंगे, 100 से गुना करा देंगे। तो ये हमारा हो गया भार बाई आयतन प्रतिशत के लिए वाली विलिय का द्रव्यमान बटा विलियन के आयतन, विलिय का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन के, यानी विलियन के द्रव्यमान और विलियन के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, भार आयतन प्रतिशत बोलते हैं। अर्थात विलियन के आयतन में विलियन के द्रव्यमान कितनी मात्रा घुला हुआ है उसको हम लोग भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा था मोलारिटी। तो तीसरा में हम लोग देते हैं मोलारिटी। तो तीसरा था मोलारिटी। मोलारिटी अर्थात मूलरता। मूलरता जिसको हम लोग m से डिनोटेड करते हैं। तो ये जो होता है अर्थात 1 लीटर विलियन में, तो पहले इसका मोलारिटी का अब हम लोग डिफिनेशन कर लेते हैं। डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं, बोल लेते हैं 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलिय के विलिय के मोलों की संख्या को, विलिय के मोलों की संख्या को, विलिय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मूलरता कहते हैं। तो यहाँ पर है अब m बराबर, अब हम लोग लेंगे तो m बराबर हो जाएगा 1 लीटर में विलियन में घुले,
1 लीटर में विलियन में घुले हुए वी लेयर के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर कौन चीज़ है, वी लेयर के मोलों की संख्या है। तो वी लेयर के मोलों की संख्या अर्थात एम बराबर ऊपर हो जाएगा वी लेयर के मोल, वी लेयर के मोल और बट्टा हो जाएगा 1 लीटर विलियन में घुले, अर्थात विलियन का आयतन लीटर है तो क्या होगा, आयतन ही होगा, विलियन का लीटर ही है, लीटर है तो आयतन ही होगा। तो विलियन का आयतन कौन चीज़ में, लीटर में या पर लीटर विलियन, अर्थात 1 लीटर विलियन, या यहाँ पर लिख देते हैं विलियन का आयतन इन लीटर, लीटर में हो गया। अब यहाँ पर हो गया, तब अब यहाँ पर वी लेयर के मोलों की संख्या निकालेंगे, और वी लेयर की मोलों की संख्या को हम लोग एन से डिनोटेड करते हैं, और विलियन का आयतन है तो यहाँ पर हो जाएगा वी एल। इसको मैथमेटिकल में हम लोग एन बाई वी एल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एन निकालेंगे, मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसके लिए फिर से हम बतला भी देते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर मोलों की संख्या, एन बराबर मोलों की संख्या बराबर होता है वी लेयर का द्रव्यमान, वी लेयर का द्रव्यमान बट्टा वी लेयर का द्रव्यमान बट्टा वी लेयर का आणविक द्रव्यमान बट्टा वी लेयर का आणविक द्रव्यमान। वी लेयर के द्रव्यमान को हम लोग W से डिनोटेड करते हैं, और आणविक द्रव्यमान को हम लोग एम नॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हो गया एन इक्वल टू W बाई एम नॉट। तब यहाँ पर हम लोग एन की जगह पे, यानी वहाँ पर हम लोग निकाले थे एम इक्वल टू एन बाई वी एल था। तब यहाँ पर एन का, तो यहाँ पे हो गया एम इक्वल टू एन बाई वी एल था, और यहाँ पे एम है तो इसके लिए एम नॉट है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम बाई वी एल इंटू यहाँ पर हो जाएगा एम नॉट, ये डब्ल्यू है। तो यहाँ पर एन का मान रखा गया, तो एन बाई हो गया हमारा। तो यहाँ पर एन का वैल्यू रखेंगे तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू वी एल गुने एम नॉट। अब यहाँ पर एम बराबर, अगर इसको यहाँ पर ये वी एल लीटर में है, अगर एम एल में चेंज करना हो तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम नॉट गुने यहाँ पर हो जाएगा वी एम एल, अब कितना से 1000 से इसमें हम लोग इंटू करा देंगे, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कौन चीज़ का, मोलारिटी का फाइनल फार्मूला हो गया इतना। तो यहाँ पर हो गया वेट, ये हो गया हमारा विलियर का, यानी कि विलियर का द्रव्यमान हो गया, ये एम नॉट हो गया, ये आणविक द्रव्यमान हो गया, ये वी हो गया, ये हो गया विलियन का आयतन एम एल में गुने 1000 हो जाएगा, यहाँ पे गुने 1000। अब यहाँ पर ये हो गया एम, अगर ये हो गया, अगर लीटर में रहे तो इसको यूज करेंगे, अगर एम एल में रहे तो इसको यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब फिर कल से आगे जो इसका जो टर्म बचा हुआ है नॉर्मलिटी उसको करेंगे, और उसके जो आगे है इंडिपेंडेंट वाले टर्म जो है उस सबको करेंगे।